प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत इमाइल दुर्कहेम के द्वारा दिए गए योगदान समाज में श्रम विभाजन के बारे में बात करेंगे, जिसकी विस्तार से चर्चा उन्होंने अपनी कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में की है। उनकी जो कृति है द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी 1893, उसके द्वितीय खंड में इमाइल दुर्कहेम ने समाज में श्रम विभाजन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। पिछली क्लास में भी हम लोग इमाइल दुर्कहेम के द्वारा दिए गए योगदान सामाजिक तथ्य के बारे में बात कर चुके हैं और श्रम विभाजन की बात हमने की थी। तो वहां पर इमाइल दुर्कहेम का कहना था कि प्राचीन समाजों में किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता था और जो श्रम विभाजन था वो मात्र स्त्री और पुरुष के भेद पर आधारित था। स्त्रियां घर की चार दीवारी से संबंधित, घर की चार दीवारी के अंदर घर से संबंधित कार्यों को संपन्न किया करती थी, जिसमें वो बच्चों की देखरेख है और घर के अंदर के जो भी काम है वो सब स्त्रियों को करने होते थे। पुरुषों का जो कार्य था वो ये था कि पुरुष घर के बाहर के तमाम प्रकार के जो कार्य उनको संपन्न किया करते थे, जैसे वे घर के सदस्यों के लिए उनके खान पान की व्यवस्था करना, उनके लिए शिकार करके लाना, उनके लिए फल आदि लाना, यानी उनकी जो भरण पोषण की व्यवस्था थी उसके लिए वे घर से बाहर निकल जाया करते थे और लंबे समय तक घर से बाहर ही रहा करते थे और घर की देखभाल का कार्य अधिकांशतः महिलाओं को, स्त्रियों को ही करना पड़ता था। इसलिए प्राचीन समाजों में जो सत्ता के आधार पर हम देखते हैं, अधिकांशतः आदिम समाजों में, ट्राइबल सोसाइटी में मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, क्योंकि पुरुष लंबे समय तक घर से बाहर रहा करते थे, स्त्रियों को ही घर से संबंधित तमाम प्रकार के कार्यों को संपन्न करना पड़ता था। तो वहां पर दुर्कहेम में कह रहे थे कि प्राचीन समाजों में कोई विशेष प्रकार का श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता था। जो श्रम विभाजन था वो मात्र स्त्री और पुरुष के भेद पर ही आधारित था। स्त्रियां घर के अंदर के कार्य किया करती थी और पुरुष घर से बाहर से संबंधित कार्यों को संपन्न किया करते थे। दुर्कहेम आगे कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जनसंख्या घनत्व बढ़ता गया, जनसंख्या वृद्धि होती गई। तो जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण, आबादी बढ़ने के कारण लोगों की मांगें बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी और अधिक उत्पादन की आवश्यकता होने लगी। तो दुर्कहेम का कहना है कि जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के कारण, सभ्यता में विकास के कारण या लोगों की मांगों में बढ़ोतरी के कारण, अधिक वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता के कारण समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो धीरे धीरे समाज में श्रम विभाजन अस्तित्व में आने लगा। और जो प्राचीन समाजों में, दुर्कहेम पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, प्राचीन समाजों में जो यांत्रिक एकता थी वो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप सभ्यता में विकास के साथ साथ यांत्रिक एकता धीरे धीरे सामूहिक एकता में परिवर्तित होती चली। यांत्रिक एकता से तात्पर्य इमाइल दुर्कहेम कहते हैं कि यांत्रिक एकता का मतलब है कि प्राचीन समाजों में किसी व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं होता है, पूरे समाज का महत्व होता है। समाज के सब लोग मिलकर सब प्रकार के कार्य संपन्न कर लिया करते थे, या राजा के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता था उस आदेश के पालन करने के लिए वो यंत्रवत आंख मूंदकर कार्य करने लगते थे। यानी कि संपूर्ण समाज एक इकाई के रूप में कार्य करता था। राजा शिकारी भी हो सकता था और राजा भी हो सकता था, राजा पुजारी भी हो सकता था। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था या प्रत्येक प्रकार के कार्य करने में सक्षम था। इस प्रकार की एकता को इमाइल दुर्कहेम ने यांत्रिक एकता कहा। आगे दुर्कहेम कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, सभ्यता का विकास होता गया, वस्तुओं की मांगे बढ़ी, बड़े स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो समाज में श्रम विभाजन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मानते हैं इमाइल दुर्कहेम जनसंख्या घनत्व को या जनसंख्या वृद्धि को मानते हैं, क्योंकि प्राचीन समाजों में तो क्या था, आवश्यकताएं सीमित थी और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अपने स्तर पर कर लिया करते थे। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप, अधिक मांगों के परिणाम स्वरूप, अधिक उत्पादन की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप ऐसा एहसास किया जाने लगा कि अब काम का बंटवारा हो जाना चाहिए। तो जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ समाज में श्रम विभाजन अस्तित्व में आया। तो जब समाज में श्रम विभाजन अस्तित्व में आया, उसी के साथ दुर्कहेम का कहना है कि जो यांत्रिक एकता थी वो सामूहिक एकता में परिवर्तित होने लगी। सामूहिक एकता से तात्पर्य है कि सब लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करेंगे। प्राचीन समाज में तो क्या था, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार का कार्य कर लिया करता था, लेकिन जब
यांत्रिक एकता स्वाभाविक एकता में रूपांतरित होती है, श्रम विभाजन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि सब लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे, सब लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, तो व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और इन अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अकेला अपने स्तर पर नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अपने स्तर पर नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों पर या दूसरे समूह पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो स्वाभाविक एकता से तात्पर्य समाज में अनेक लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार का कार्य करने का तात्पर्य यह नहीं है कि लोगों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं और स्वाभाविक एकता के परिणाम स्वरूप तो लोगों की एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता बढ़ी है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और व्यक्ति सब आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्तर पर नहीं कर सकता। अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको दूसरे लोगों पर, दूसरे समूह पर निर्भर होना पड़ता है। तो स्वाभाविक एकता के परिणाम स्वरूप समाज में लोगों की, समूहों की एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता बढ़ी। ये ठीक है कि सब लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हुए समाज को एक इकाई के रूप में संबद्ध करते हैं। सब लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हुए समाज को संतुलित रूप से संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार की एकता को स्वाभाविक एकता कहा जाता है। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि जैसे मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंग सब अलग अलग प्रकार, विभिन्न अंग सब अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सब अंग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित रहते हुए कार्य करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं और स्वस्थ शरीर को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। तो क्या कहते हैं, यही बात समाज पर लागू होती है कि समाज के अनेक लोग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं और समाज रूपी शरीर को संतुलित रूप से चलाने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार की एकता को स्वाभाविक एकता कहा जाता है। तो समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन आता है, जैसे जैसे विशेषीकरण आता है, वैसे वैसे यांत्रिक एकता स्वाभाविक एकता में परिवर्तित होती चली जाती है। एक और बात हमने कही थी कि जब व्यक्ति समाज में एक ही प्रकार के कार्य को, दुर्खिम का कहना है कि व्यक्ति समाज में एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करेगा, रोज रोज करेगा, तो वह उस कार्य में दक्ष हो जाएगा, वह उस कार्य में निपुण हो जाएगा, वह उस कार्य में विशेषज्ञ हो जाएगा। तो दुर्खिम का कहना है कि समाज में श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण की स्थिति में आ गया है। ठीक है। दूसरी बात, प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता थी। यांत्रिक एकता का तात्पर्य वहां पर समूह का ज्यादा बोलबाला था, समूह का ज्यादा प्रभाव था, व्यक्तिवाद नगण्य था। लेकिन स्वाभाविक एकता के परिणाम स्वरूप जब समाज में श्रम विभाजन आ जाता है और विशेषीकरण पैदा हो जाता है, वहां पर व्यक्तिवाद का बोलबाला हो जाता है, वहां पर समूह की भावना कम होती चली जाती है। ठीक है। व्यक्तिवाद की भावना पनप जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अलग अलग खंडों में विभक्त हो गया। व्यक्तिवाद की भावना पनपी है, लेकिन व्यक्तिवाद की भावना पनपने के साथ साथ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी, उसके अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अकेला श्रम नहीं कर सकता। अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उसको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। तो श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप, विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में, वर्तमान समाजों में, आधुनिक समाजों में विशेष तौर पर लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर, एक व्यक्ति के दूसरे समूह पर, एक समूह के दूसरे समूह पर अंतर निर्भरता बढ़ी है। ये श्रम विभाजन और विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसके हम लोग जब यांत्रिक एकता स्वाभाविक एकता में परिवर्तित होती है उस क्रम में बात करते हैं। यही बात यहाँ पर लागू। तो इस प्रकार से सभ्यता के विकास के साथ, जनसंख्या वृद्धि के साथ समाज में श्रम विभाजन आया। दो प्रकार की एकता की बात इमाम दुर्खिम ने की है। उसी क्रम में आज हम लोग स्वाभाविक एकता और यांत्रिक एकता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। यांत्रिक एकता प्राचीन समाजों में पाई जाती है, यांत्रिक एकता आदिम समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता से तात्पर्य है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि समाज के सब लोग यंत्रवत अपने राजा के आदेश की पालना करने के लिए यंत्रवत आंख मूंद कर कार्य करने लगते हैं, मशीन संबंध व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार की एकता को यांत्रिक एकता कहा जाता है। यांत्रिक एकता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई है
इमैनुअल ने वो जो यांत्रिक एकता की विशेषता है वो है दमनकारी कानून। दमनकारी कानून यांत्रिक एकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और दमनकारी कानून से तात्पर्य कि प्राचीन समाज में जब कोई व्यक्ति अपराध करता था, प्राचीन समाजों में या आदिम समाजों में जब कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उस अपराध की सजा यह नहीं थी कि किसी व्यक्ति का जो क्षति हुई है, किसी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, किसी व्यक्ति को जो हानि हुई है, उस व्यक्ति की हानि की पूर्ति करने के लिए उस व्यक्ति को दंड दिया जाए, उस व्यक्ति को सजा दी जाए। ये कतई सजा देने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि प्राचीन समाजों में जब कोई व्यक्ति अपराध करता था तो वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध नहीं समझा जाता था, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध पूरे समूह के विरुद्ध अपराध समझा जाता था, पूरे समाज के विरुद्ध अपराध समझा जाता था। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराधी को सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि उसको यह एहसास करवाया जाता था कि आपने जो अपराध किया है, जो कृत्य किया है, वो न सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया है बल्कि पूरे समूह के विरुद्ध अपराध किया है, पूरे समाज के विरुद्ध अपराध किया है। इसलिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि उसको यह रियलाइज या महसूस करवाया जाता था कि आपने जो अपराध किया है वो पूरे समाज के विरुद्ध अपराध किया था। दमनकारी कानून की जहां तक बात है उससे हम यह भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समाजों में जो सामाजिक मानव शास्त्र उसमें इस प्रकार के उल्लेख किए गए कि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसकी सजा उसी रूप में उसको दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने किसी का हाथ काट दिया, कहते हैं कि खून के बदले खून, तो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया तो समाज के द्वारा दंड दिया जाता था कि इस व्यक्ति का भी हाथ काट दिया जाए। जैसा वो अपराध करेगा वैसे ही उसकी सजा समाज के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार के कानून को दमनकारी कानून कहा जाता है। यह यांत्रिक समाजों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यांत्रिक एकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात, जो सावेरी एकता है या सावेरी समाज है, आधुनिक समाज है या वर्तमान समाज है, उनमें सावेरी एकता देखने को मिलती है। और सावेरी एकता का जो सबसे महत्वपूर्ण, सावेरी एकता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई है इमैनुअल ने, वो बताई प्रतिकारी कानून। इसको हम पारित कानून भी कहते हैं। यांत्रिक एकता में जो दमनकारी कानून था उसका कोई विशेष वह एक प्रकार के एक अनौपचारिक कानून था, उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था। लेकिन आधुनिक समाजों में, वर्तमान समाजों में, जो सावेरी एकता के अंतर्गत जो कानून है उसको प्रतिकारी कानून कहा जाता है, उसको पारित कानून कहा जाता है। उसका बाकायदा लिखित में उल्लेख होता है, विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान होता है। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का अपराध किया है, उसी आधार पर उस व्यक्ति का दंड निर्धारित होता है या सजा निर्धारित होती है। प्रतिकारी कानून का जो उद्देश्य है वो यह है, बिल्कुल यांत्रिक एकता से बिल्कुल विपरीत, प्राचीन समाजों से, आधुनिक समाजों से बिल्कुल विपरीत इसकी विशेषता है। दमनकारी कानून में क्या था, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं समझा जाता था, बल्कि पूरे समूह के विरुद्ध या पूरे समाज के विरुद्ध किया गया अपराध समझा जाता था। ठीक है। और उसकी जो सजा होती थी वो किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होती थी, किसी व्यक्ति की हानि के लिए नहीं होती थी, बल्कि उस व्यक्ति को एहसास करवाया जाता था कि आपने जो कृत्य किया है वो समाज के विरुद्ध कृत्य किया है और समाज आपके लिए इस प्रकार का दंड निर्धारित करता है। जबकि सावेरी एकता के अंतर्गत जो प्रतिकारी कानून है या जो पारित कानून है, उसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति की जो क्षति हुई है, किसी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, किसी व्यक्ति की जो हानि हुई है, उस व्यक्ति की क्षति, उस व्यक्ति की हानि, उस व्यक्ति के नुकसान को पूर्ति करने के लिए किसी अपराधी को सजा दी जाती है या किसी अपराधी को दंड दिया जाता है। किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अपराधी ने जो अपराध किया है उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध अपराध हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके नुकसान की भरपाई के लिए, उसके हानि की भरपाई के लिए जो कानून अपराधी को जो दंड दिया जाता है उसको प्रतिकारी कानून के अंतर्गत दिया जाता है, पारित कानून के अंतर्गत। कहने का तात्पर्य ये आधुनिक समाजों में या वर्तमान समाजों में प्रतिकारी कानून या पारित कानून से तात्पर्य किसी अपराधी के द्वारा अपराध किया गया है, उसने जो अपराध किया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, तो जिसके विरुद्ध उसने अपराध किया है उस व्यक्ति विशेष की क्षतिपूर्ति के लिए उसको दंड दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है, उसको पनिशमेंट किया जाता है। इस प्रकार के कानून को प्रतिकारी कानून या पारित कानून कहा जाता है।
कहा जाता है, जो कि वर्तमान समाजों में, आधुनिक समाजों में इस प्रकार का दंड देखने को मिलता है। तो ये शारीरिक एकता के अंतर्गत प्रतिकारी कानून का उल्लेख इमैनुअल दुर्खिम ने किया है, और यांत्रिक एकता के अंतर्गत दमनकारी कानून का उल्लेख उन्होंने कहा है। यानी कि यांत्रिक एकता की महत्वपूर्ण विशेषता है दमनकारी कानून, और शारीरिक एकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रतिकारी कानून या पारित कानून, जो कि वर्तमान समाजों में, आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है। तो ये इमैनुअल दुर्खिम के द्वारा दिया गया योगदान समाज में श्रम विभाजन की हम लोग बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से यांत्रिक एकता और सावयवी एकता को समझे बिना हम लोग समाज में श्रम विभाजन को नहीं समझ सकते। तो जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन आता है, वैसे वैसे कोई व्यक्ति एक विशेष कार्य को जो है रोज रोज करता है, बार बार करता है, तो वह उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है, दक्ष हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समाजों में विशेषीकरण भी देखने को मिलता है। ये इमैनुअल दुर्खिम के द्वारा दी गई अवधारणा समाज में श्रम विभाजन की बात हो रहे थे। इसकी आलोचना की जहां तक बात है, हम पूर्व में भी यह बात कर चुके हैं, सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत इस सिद्धांत की भी हम लोग आलोचना कर सकते हैं कि पहली बात तो यह जो बात कही है समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की, ये इमैनुअल दुर्खिम की यह कोई नई अवधारणा नहीं है। दुर्खिम से पूर्व भी प्लेटो, अरस्तु, फर्गुसन, एडम स्मिथ, कॉम्ट, स्पेंसर, मिल आदि ने इस प्रकार के विचार प्रकट कर चुके हैं कि इस प्रकार से समाज में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। तो दुर्खिम की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। दूसरी आलोचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इमैनुअल दुर्खिम जो है समाज को व्यक्ति से ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। दुर्खिम का यह मानना है कि समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है, न कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है। यानी कि इमैनुअल दुर्खिम व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे समाज के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। क्योंकि उन्होंने, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सुसाइड के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति मरने का शौकीन नहीं होता है, लेकिन समाज में कोई व्यक्ति कोई विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, समाज के विरुद्ध जाकर व्यवहार करता है, तो दुर्खिम कहते हैं कि उस व्यवहार के लिए, उस कृत्य के लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उस समाज ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है जिसके कारण व्यक्ति ने समाज के विरुद्ध जाकर व्यवहार किया है। ठीक है, यानी कि इमैनुअल दुर्खिम जो है समाज को आवश्यकता से ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। समाज में जो भी घटना घटित होती है उसको वे, उसके लिए वे व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराकर समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जिस पर्यावरण में व्यक्ति रहता है, उस पर्यावरण का, उस परिस्थिति का, उस परिवेश का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और उसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर वो कुछ कृत्य करता है, अपनी घटनाओं को अंजाम देता है, या कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार करता है। तो ये इमैनुअल दुर्खिम की अवधारणा थी समाज में श्रम विभाजन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।